पाकिस्तान की सियासत में इस समय उथल पुथल मची हुई है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई है, जिसमें एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ खड़ा है पूरा विपक्ष। कोर्ट को तय करना है कि वो देश में चुनाव कराने में इमरान खान की मुराद पूरी करेगा या संसद भंग करने के फैसले पर विपक्ष की तरफ से दायर की गई अपील पर मुहर लगाएगा। कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लेकिन कुल मिलाकर इमरान खान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से फंसा दिया है। माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुना सकता है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले की संवैधानिकता देखना जरूरी है। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई के बीच कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सका और अब आज दोपहर 12 बजे फिर इस मामले की सुनवाई होगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मिलकर इस मामले की सुनवाई कर रही है। और पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच एक बार फिर इस्लामाबाद में इमरान खान की सियासी पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी रैली हुई। इस दौरान मंच पर मौजूद इमरान खान भी अपने समर्थकों से घिरे नजर आए। माना जा रहा है कि इमरान खान ने एक बार फिर इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान से तस्वीरें भी आप देखिए, रैली की तस्वीरें हैं। कल ये रैली हुई थी जिसमें एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। विपक्ष को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब इस रैली के जरिए इमरान खान आईना दिखाने की कोशिश जरूर विपक्ष को कर रहे हैं। और तमाम समर्थक वहां पर इमरान खान के पहुंचे। अपने समर्थकों की भारी भीड़ देखकर इमरान खान भी फूले नहीं समाये। और प्रधानमंत्री पद जाते ही इमरान खान गिड़गिड़ाते दिख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ना ही इंडिया के खिलाफ है और ना ही अमेरिका के खिलाफ है। वो एक दोस्त का रिश्ता चाहता है और जिसमें बराबरी का हिस्सा हो। मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं, ना मैं एंटी इंडिया हूं, ना ये मैं बार बार कह बैठा हूं। ये तो कोई जाहिल ही एक पूरी कौम के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, हम पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। मैं अफगानिस्तान में ये जो वॉर ऑन टेरर थी, मैं इसके खिलाफ बोला हूं, लेकिन एक एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं जो चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो उनसे। दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब एक होता है रिस्पेक्ट, दो दोस्तों के बीच में रिस्पेक्ट। एक बड़ा अमीर दोस्त होता है, गरीब भी होता है, लेकिन दोस्ती तब है जब दोनों के बीच में रिस्पेक्ट हो। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गई जब सदन के नए नेता और मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बुलाए गए सत्र को बिना वोटिंग के स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों की इमरान खान की पार्टी के विधायकों से भिड़ंत शुरू हो गई और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उनके बीच भी जमकर धक्का मुक्की होती दिखाई दी और वो एक दूसरे को पकड़कर भी खींचती नजर आई, जिसकी वजह से सदन के अंदर अफरा तफरी का माहौल दिखा। देखते ही देखते महिला विधायकों के बीच जारी झड़प बढ़ने लगी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ पुरुष विधायकों ने बीच बचाव की कोशिश की। हालांकि महिलाओं ने उनकी एक न सुनी और वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिका के राष्ट्रपति से भिड़ना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बार बार अमेरिका पर अटैक पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह बर्बादी की कगार पर पहुंचा सकता है। लेकिन इमरान है कि मानने को तैयार ही नहीं दिख रहे। इस बार उन्होंने अमेरिका पर दोस्ती के लिए एक तरफा शर्तें लादने का आरोप लगा दिया। एंटी अमेरिकन नहीं हूं मैं, दोस्ती करना चाहता हूं कि हम कई आपकी बातें मानेंगे, लेकिन अगर मेरे लोगों के मफादात के वो खिलाफ हैं तो मैं वो आपकी बात नहीं मानूंगा। इससे पहले भी इमरान खान अमेरिका को पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर चुके हैं और अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने विदेशी साजिश करार दिया था। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड ल्यू के इस साजिश में शामिल होने की बात कही थी, जिनके पास दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिका की नीतियों को लागू करने का जिम्मा है। और ऐसे में इमरान के बयानों से बाइडेन की नाराजगी बढ़ने के अमेरिकी मीडिया के दावे उस वक्त सही साबित होते दिखे जब IMF ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले उस बेल आउट पैकेज पर रोक लगा दी, जिसके जरिए उसको अपनी बीमार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए करीब 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 11 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद मिलनी थी। और इस पर रोक लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वहां महंगाई का ऐसा विस्फोट हो सकता है
कि जरूरी सामान लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगे। यही नहीं, अमेरिका से तनाव बढ़ने पर FATF से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर उसे FATF की ग्रे लिस्ट से हटाकर आतंकी संगठनों का मददगार घोषित कर दिया गया तो दुनिया भर की कंपनियां, एजेंसियां और संस्थाएं पाकिस्तान में निवेश करना बंद कर देंगी। हालांकि इस उठापटक के बीच इमरान खान ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, लेकिन इस बीच उनके करीबी और देश के जानकारी मिल रही है और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइन यूसुफ ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की थी, जबकि उनसे पहले इमरान खान के चीफ सेक्रेटरी आजम खान भी अपना पद छोड़ चुके थे। वहीं इमरान के हाथ से कुर्सी निकलते देख उनके सलाहकार शहजाद अकबर भी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी जाने के बाद उनकी पत्नी बुशरा बीबी के करीबी ने पाकिस्तान छोड़ दिया। बुशरा बीबी की सहेली फराह खान पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके बाद उनके पाकिस्तान से दुबई भागने की खबर सामने आई। फराह खान पर वहां की विपक्षी पार्टियां लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही हैं। ऐसे में उनके इस तरह देश छोड़ने को पाकिस्तान में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष के लगाए आरोपों पर इमरान खान की पार्टी PTI तिलमिला गई और उसने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही दावा किया कि विपक्ष को बुशरा बीबी के खिलाफ कोई आरोप नहीं मिले, इसलिए अब उनके दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस बीच खबर है कि इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के कई नेताओं ने भी विदेश जाना शुरू कर दिया। और श्रीलंका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों के इस्तीफे को लेकर लोग अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि देश में महंगाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से है और जल्द से जल्द दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। रात के समय भी वहां पर लोगों की भारी भीड़ प्रदर्शन करती नजर आई। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखा जो कोलंबो की तरफ जाता हुआ नजर आया, जहां जोरों से विरोध प्रदर्शन जारी है। We want our president to step down. The economy has crashed. We don't have food to eat. We don't have gas. We don't have power. Nothing. The currency rate has escalated too bad. It's around $300 now. So the economy has crashed and we want him to step down. We want him to return all the money that the family has stolen from us. And we want the entire Rajapaksa family to go away from this country. People have been fed up since they came into power, since 2019. It has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol, there is no security in the country, no basic human rights. श्रीलंका की मदद के लिए सबसे पहले भारत ने हाथ आगे बढ़ाए। श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले ने बताया कि भारत से श्रीलंका के लिए खाने पीने के सामान के साथ हजारों टन डीजल और पेट्रोल भी भेजा गया है। भारत बहुत कई तरीके से मदद कर रहा है और बहुत तत्परता के साथ मदद कर रहा है। श्रीलंका की सरकार ने हमसे कुछ सहायता मांगी थी दिसंबर जनवरी के महीने में। दिसंबर के में जब इनके तत्कालीन वित्त मंत्री बैसिल राजपक्षे भारत आए थे तो उनके बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ था हमारे माननीय विदेश मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से दिल्ली में, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि श्रीलंका को एक तो करेंसी स्वैप की जरूरत थी रिजर्व बैंक से, तो वो $400 मिलियन का करेंसी स्वैप उन्होंने मांगा था, और 2 लाइन्स ऑफ क्रेडिट उन्होंने कही थी। एक तो ईंधन खरीदने के लिए, फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल वगैरह, क्योंकि इनके यहाँ मुख्य संकट फॉरेन एक्सचेंज की कमी का है जो कि बहुत ही कम हो गया है, इसलिए ये इम्पोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो वो नहीं पे कर पाते। दूसरा उनका था कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन की खाद्य सामग्री के लिए, फूड एसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन वगैरह के लिए। तो दोनों लाइन्स ऑफ क्रेडिट ऑपरेशनल करी जा चुकी हैं। जो फ्यूल की लाइन ऑफ क्रेडिट है $500 मिलियन की, वो मार्च से लागू हो गई है, फरवरी में उस पर साइन हुए थे, और उसके तहत 4 कंसाइनमेंट करीब 1,50,000 टन के आ चुके हैं श्रीलंका में, जिससे कि श्रीलंका के लोगों को बहुत राहत मिली है। डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज वगैरह में होता है। तो सामान्य आदमी के जीवन में डीजल का ज़्यादा महत्व है, जैसे आप जानते हैं। तो यहाँ पावर जनरेशन के लिए भी डीजल इस्तेमाल किया जाता है, तो रोजगार के लिए, पावर जनरेशन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए वो इसकी कल ही परसों मैंने इनके एनर्जी मिनिस्टर को वो हैंड ओवर किया था टैंकर। 4 कंसाइनमेंट आ चुके हैं, 4-5 और आने हैं।
फूड में भी एसेंशियल सप्लाई शुरू हो रही है। भारत से एक्सपोर्ट शुरू किया जा चुका है। श्रीलंका में लोगों के सब्र का बांध अब टूटता दिख रहा है। श्रीलंका के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन पहले कभी नहीं हुए जैसे अब देखे जा रहे हैं। पहले हालात से निपटने के लिए वहां कर्फ्यू लगाया गया था, अब कर्फ्यू तो हट चुका है, लेकिन सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। न्यूज 18 की टीम कोलंबो में मौजूद है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से उनके देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस वक्त कोलंबो में मौजूद है, यहाँ पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर है, भारी गुस्सा लोगों में है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए लोग दिन भर नारेबाजी करते हैं, जबकि सड़कों पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो प्रदर्शनकारी ट्रैफिक रोक रहे हैं और ना ही किसी और तरह का हंगामा। लेकिन ना तो नारों का शोर थम रहा और ना ही प्रदर्शनकारियों का जोश कम हो रहा। हमको सिर्फ ये सबको रिजिग्नेशन चाहिए और नया फ्यूचर चाहिए। बच्चा लोग के लिए मिल्क पाउडर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है। We don't have petrol, we don't have diesel, we don't have gas, and all the mothers in this country are in tears. ये हाल कोलंबो की किसी एक बिल्डिंग या किसी एक सड़क का नहीं है, बल्कि श्रीलंका के ज्यादातर शहरों में हालात ऐसे ही हैं। आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों का हाल ऐसा है जैसे वो कोई आजादी की जंग लड़ रहे हों। ये लोग चाहते हैं कि इनका देश बचा रहे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त श्रीलंका पर टिकी हुई हैं। ये लोग आजादी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं भ्रष्टाचार से। एक तरफ आर्थिक सुनामी और दूसरी तरफ सियासी कोहराम ने श्रीलंका में आग लगा कर रख दी है, जिसका पूरा गुस्सा लोग एक राजनीतिक परिवार पर निकाल रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे इस वक्त लोगों के निशाने पर हैं। उनका परिवार श्रीलंका में सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार है, जो पिछले करीब 20 साल से श्रीलंका की राजनीति पर काबिज है। चेहरा बीच बीच में बदलता भी रहा, लेकिन इस परिवार का दबदबा कब नहीं हुआ। दबदबा भी ऐसा कि देश की सत्ता का सबसे बड़ा पद इस परिवार के पास रहा। 2019 में गोतबाया राजपक्षे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे 10 साल तक इस पद पर रह चुके थे। और जैसे ही 2019 में गोतबाया राजपक्षे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और खेल मंत्री भी राजपक्षे परिवार के लोग ही बनाए गए। मतलब ये कि मोटे तौर पर पूरी सरकार एक ही परिवार की मुट्ठी में आ गई। इससे पहले जब महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, खेल मंत्रालय और ज्यादातर सारे अहम मंत्रालय केवल राजपक्षे परिवार के लोगों के पास ही रहे। यहाँ तक कि उस वक्त तो दावा ये किया जाता था कि श्रीलंका की सरकार के कुल बजट का 70% हिस्सा केवल इस परिवार की मुट्ठी में बंद रहता है। इसलिए 2015 में वहां की विपक्षी पार्टियों ने परिवारवाद के मुद्दे पर राजपक्षे की सरकार को घेरा और चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। 2019 के चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे की जगह उनके भाई गोतबाया राजपक्षे का चेहरा आगे किया गया और चुनाव जीतने में कामयाबी मिल गई। लेकिन इस बार जब आर्थिक संकट आया तो राजपक्षे परिवार पर फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे श्रीलंका में छिड़े आंदोलन के केंद्र में राजपक्षे परिवार ही है। श्रीलंका में चल रहे आंदोलन के बीच लोगों का नारा है गो होम गोता, मतलब गोताबाया राजपक्षे का इस्तीफा। ये कंट्री कितना अच्छा कंट्री है। ये राजपक्ष खानदान पूरा डॉलर सब लूट लिया। अपने घरों से निकलकर श्रीलंका के लोग अब सड़कों पर कड़ी धूप में निकले हुए हैं। दिन भर राजपक्षे परिवार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। Rajapakshas go home, Rajapakshas go home, Rajapakshas go home. राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार देश की आर्थिक बदहाली के लिए लोग इस परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया था कि एक ही परिवार के 6 लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे पूरी श्रीलंका की। हालांकि श्रीलंका में पहले भी राजपक्षे परिवार पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिनमें सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का ही है। श्रीलंका की पिछली सरकार ने IMF और कई देशों की सरकारों से राजपक्षे परिवार का भ्रष्टाचार खोजने में मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। सरकार का कार्यकाल पूरा तो हुआ, लेकिन राजपक्षे परिवार का छिपाया हुआ कथित काला धन कोई खोज नहीं पाया। आरोप था कि राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में भ्रष्टाचार के जरिए 70,000 करोड़ रुपए की दौलत को विदेशी बैंकों में ठिकाने लगा दिया। पिछली सरकार ने IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक से भी इन आरोपों की जांच करने में मदद मांगी थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई।
यहां तक कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री पद संभाल रहे रनिल विक्रमासिंघे की अगुवाई में एक खास एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई, जिसका काम था राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार की जांच करना। उस जांच का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब ये कि किसी भी जांच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन घूसखोरी से लेकर हत्या तक के संगीन आरोप इस परिवार पर लगते रहे। और इस बार भी राजपक्षे परिवार पर किसी भी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। लेकिन देश में आए आर्थिक संकट के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालत ये है कि पेट्रोल पंपों पर भी सेना तैनात की गई है। आप पीछे आर्मी के जवानों को देख सकते हैं, वो यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं कि लोग ज्यादा डीजल ना भरवा दे, लोग ज्यादा पेट्रोल ना भरवा दे। लोग बड़े बड़े डब्बे लेकर पेट्रोल पंपों पर घंटों तक बैठते हैं ताकि उन्हें डीजल मिल जाए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी डीजल नहीं मिल पाता। How long you are waiting? 3 hours. 3 hours. Yes. So you are waiting for Diesel. diesel. Yes. You have gas in your home? No gas. No gas. No So gas, how you no are? petrol, no diesel. डीजल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजली बमुश्किल दिन में 6 घंटे मिलती है और जनरेटर डीजल से ही चलता है। यहाँ तक कि घरेलू गैस के स्टोर भी बंद किए जा चुके हैं, जबकि घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत केवल 1 हफ्ते में दोगुनी हो चुकी है। 12.5 kg का सिलेंडर पहले मिलता था 1340 रुपए में, अब हो गया है 2675 रुपए में। सीधे सीधे रेट डबल हो गए हैं। ये पिछले 1 हफ्ते में रेट बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल ही क्या, सुपर स्टोर से कई अहम चीजें गायब हैं। लोगों को न पाउडर वाला दूध मिल रहा है और न ही अंडे मिल रहे हैं। ये पूरा शेल्फ खाली है। नीचे वाला शेल्फ आप देखेंगे, यहाँ पर अंडे हुआ करते थे, इस स्टोर में अंडे नहीं हैं। जो सामान सुपर स्टोर में दिख भी रहा है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। भरे पूरे परिवारों के लोग भी आधा राशन खरीद कर ही लौट रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीमतें आसमान छू रही है। श्रीलंका के पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा है, मतलब डॉलर खत्म हो चुके हैं और कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए देशों को डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। श्रीलंका के पास डॉलर खत्म हो गए हैं, इसलिए अब हर वो जो चीज है वो देश के बाहर से आया करती थी, वो आने में मुश्किलें हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोलियम उत्पादों की, मतलब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। श्रीलंका के पास भी कच्चे तेल का भंडार नहीं है, वो भी भारत की तरह कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इंपोर्ट करने के लिए उनके पास डॉलर नहीं बचे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म हो सकता है। एक और बड़ी परेशानी ये है कि बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से ज्यादातर कारखाने बंद हैं, काम धंधे ठप पड़े हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिजली की कटौती के ही कारण कई ऐसी चीज़ें जो फ्रिज में रखकर ठंडी रखनी पड़ती हैं वो ख़राब हो रही हैं और लोगों की ज़रूरत का सामान लोगों तक पहुंचने से पहले ही ख़राब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों की कमी और उनके स्टॉक पर संशय होने की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। हम ज़रूरी चीज़ का दाम कई गुना बढ़ता हुआ आपको दिखा भी रहे हैं और बाजार में मारामारी वाले हालात बनने लगे हैं। और श्रीलंका की जनता इस हालत के लिए अब पूरी तरह से मौजूदा सरकार को दोषी मान रही है। सरकार के खिलाफ पूरे श्रीलंका में लोग गुस्से में हैं। केवल मंत्रियों के घर ही नहीं, बल्कि अब तो कॉलेजों में छात्रों को संभालने के लिए सरकार को पुलिस और सेना की तैनाती करनी पड़ रही है, क्योंकि छात्रों को भी अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते दिखे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले हैरान रह गए। छात्रों की तरफ से आंसू गैस का एक गोला उछालकर वापस पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया गया। आंसू गैस चलाने वाली पुलिस ही उल्टे पांव दौड़ने लगी। हालत यह है कि अब श्रीलंका के छोटे शहरों में भी विरोध की आग भड़क चुकी है। हर उम्र के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। कहीं लोग झंडे हाथों में लेकर हाईवे के किनारे खड़े दिखते हैं, तो कहीं महिलाएं रसोई के बर्तन बजाती हुई सड़क पर निकल रही हैं। कहीं मशाल जुलूस निकल रहे हैं, तो कहीं श्रीलंका की सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर भीड़ जमा दिखती है। वहाँ की पुलिस और सेना का सबसे बड़ा काम अब प्रदर्शनों को रोकना और प्रदर्शनकारियों को काबू में करना रह गया है। कोलंबो में इस समय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 की टीम की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। लोगों का भारी आक्रोश है। ये भीड़ आप देखिए, काफी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में ये बैनर्स है, गो होम गोटा, ये आप देख सकते हैं। और ये भी लिखा है थैंक यू फॉर
यूनाइटिंग अस नाउ गेट लॉस्ट, इस तरह के बैनर्स है। गिव अस आवर स्टोलन मनी बैक। पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का इस्तीफा हो। वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। महंगाई आसमान छू रही है, काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर जहाँ पर आप देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें पूरी स्थिति को बयां कर रही है, किस तरीके से एक देश कंगाल हो चुका है, उनका भविष्य खतरे में है, उनके पास न रोजगार है न रोटी है। फॉर द पास्ट 74 ईयर्स यू हैव, इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं। और आप देखिए ये भी लिखा है, वी हैव टू पेड द पाई। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? हम श्रीलंका कोलंबो। क्या मांगे हैं आप? हमको ये गवर्नमेंट चेंज करना ही होगी क्योंकि हम बहुत मुश्किल में रहती हूँ। हमको गैस नहीं है, पावर भी नहीं है, एजुकेशन भी बहुत कॉस्ट है। तो फिर हम मांगती हूँ ये गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। तो आप लोग मदद करना हमको। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, काम कर रही हूँ। आपका काम क्या करती है? रिसेप्शनिस्ट। तो उस पर भी असर पड़ा है? हाँ, हमको सैलरी भी कम है तो सैलरी नहीं, हाँ नहीं मिलेगी। फिर क्योंकि ये सैलरी के साथ हमको नहीं जी सकते इधर, इसीलिए हमको ये गवर्नमेंट चेंज करना ही होगा। हमको ये चेंज करना ही होगा। बिल्कुल। तो देखिए लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपने घर का सारा काम छोड़ करके। महंगाई आसमान छू रही है, लोग दाने दाने को मोहताज आ गए हैं। लोगों के चेहरे आप देखिए, इसमें छात्र भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इस देश का भविष्य हैं। यू कांट साइलेंट श्रीलंका, गिव अस अवर मनी बैक, क्योंकि सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, परिवारवाद के भी आरोप लगे हैं। और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि 6 लोग मिलकर के जो सरकार को चला रहे थे, लेकिन सिर्फ कैबिनेट का इस्तीफा मंजूर नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का भी इस्तीफा होना चाहिए। गोटा गो बैक, इस तरह के पोस्टर्स इनके पास है, इस तरह के नारे वो लगा रहे हैं। अगर हम देखें तो पूरे श्रीलंका में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। ये आम लोगों की आवाज है, ये आम नागरिकों की आवाज है। वो चाहते हैं कि उनका देश पहले जैसा हो जाए। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी भर उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, अपनी जिंदगी की कमाई की है, वो पैसा किसी काम का नहीं है अगर इस देश की माली हालत खस्ता है। इस देश में जरूरी सामानों की किल्लत है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी चीन के जाल में बुरी तरह फंस गया है। नेपाल की राजनीति में भी तो चीन का दखल लंबे वक्त से है, लेकिन अब चीन की बदौलत नेपाल में भी आर्थिक संकट करीब दिखने लगा है, जिसके लिए पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन ने नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जरिए वहां की राजनीति में दखल बना ली है। हालत ये है कि नेपाल उन योजनाओं में भी अड़ंगा डाल रहा है जिसमें उसके देश के करोड़ों डॉलर की केवल मदद मिल रही है। मामला अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड का है। बताया जा रहा है कि ये फंड करीब 4000 करोड़ से ज्यादा है, जिसके जरिए वहां पर बिजली बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक की कई योजनाओं पर काम होना था। इसके बदले नेपाल को कुछ भी नहीं देना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल दिया। और वहां के नेता कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका का नेपाल में दखल बढ़ जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये साजिश है चीन की, और चीन की चाल ये है कि नेपाल विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस पर चीन की पकड़ ढीली हो सकती है। मतलब चीन चाहता है कि नेपाल उसके कर्ज के जाल में श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह फंसा रहे, इसलिए वो हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना चाहता है जिसमें नेपाल की तरक्की हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में 2 दिन का नेपाल का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने 275 करोड़ डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं नेपाल में शुरू करने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके जरिए नेपाल पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए। इनमें रेलवे को मजबूत करने और सड़कों का जाल बिछाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल थे, जबकि अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड का काम उससे काफी पहले से चल रहा था। लेकिन शी जिनपिंग के दौरे के बाद से ही अमेरिका के प्रोजेक्ट पर अड़ंगे लगने शुरू हो गए। लेकिन नेपाल अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जो चीन के जाल में फंस रहा हो। श्रीलंका की तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो डूब चुकी है, जबकि पाकिस्तान भी बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जिसके पीछे चीन की ही चाल है। मतलब ये कि चीन तो भारत के पड़ोसियों के बीच एक भस्मासुर हो गया है, जिसको छू ले वो भस्म हो जाए। पाकिस्तान पर मेहरबानियां करते करते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और श्रीलंका का ऐसा तारणहार बना कि सोने की लंका भी खाक में बदल गई। श्रीलंका और पाकिस्तान को चीन ने अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि दोनों के पास बाहर निकलने तक का मौका नहीं बचा। श्रीलंका तो अब भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैला रहा है, जबकि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो दुनिया के सामने अपना दुखड़ा तक नहीं सुना सकता।
क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका तक को चीन के चक्कर में नाराज कर दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन ने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान को काबू में कर रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शुरू होता है, फिर पूरे पाकिस्तान को पार करता हुआ दक्षिणी छोर पर कराची तक पहुंचता है, फिर कराची से आगे बढ़ता हुआ ग्वादर तक जाता है। पूरे पाकिस्तान का जितना बजट है उसका 1/4 हिस्सा तो अकेले इस प्रोजेक्ट की कीमत है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन ने इस कदर पाकिस्तान को मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन का साथ लुभाना इसलिए भी लगता है क्योंकि चीन को पाकिस्तान की आतंकियों से दोस्ती अच्छी लगती है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के काम में कोई रोक टोक नहीं होती, उल्टा आतंकियों को पालने में मदद ही मिलती है। लेकिन अपनी इस चाल से चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। क्योंकि चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को बाकी दुनिया से भी काट दिया। ऊपर से कभी हथियार खरीदने में मदद, कभी कोरोना से लड़ने के लिए चंदा, तो कभी किसी और बहाने से आर्थिक मदद। धीरे धीरे कर्जा दे देकर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा दिया। हैरानी की बात यह कि इतनी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हालत यह है कि महंगाई और बदहाली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी कुर्सी तक छीन ली। माना जाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष के हाथ मजबूत होने की वजह भी आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई ही बने। और अब तो IMF ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी तरफ श्रीलंका है जो अपनी आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। श्रीलंका पर भी मेहरबानियां दिखाने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जब